जैसा नहीं तो पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आप बताओगे अपने बारे में कि मतलब क्या करते हो आप अभी और क्या प्लान है आगे, कितना एक्सपीरियंस हो गया है, क्या फील्ड है, क्या डोमेन है। तो एक्चुअली मुझे 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है। हम्म। फर्स्टली मैंने इन्फोसिस ज्वाइन किया था एज अ स्टार्ट, हम्म। एंड आई वाज वर्किंग विद इन्फोसिस फॉर 2 इयर्स। हम्म। एंड वहाँ पे पहले मुझे ट्रेनिंग दी गई थी, एंड देन आई वाज वर्किंग एज अ सिस्टम इंजीनियर। हम्म। So I was working on Linux, and then I got the opportunity to work on the Ansible. हम्म। And उसके बाद I made a switch to Zensa Technologies, and currently I'm working with Zensa. हम्म। So in Zensa, I work on the as a Linux admin, and we make Ansible YAML files to हम्म। automate a lot of processes. Like for example, patching and reboot, we have done it automate. We have made the process like so we do not have to patch the servers. हम लोग हम्म। ने वो प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ एंसिबल फाइल्स ऑटोमेट कर दिया, लाइक ऑन एवरी फ्राइडे। सो मतलब आपने सर्वर एक वुड बी। आपने एक YAML फाइल लिखी है, उसमें आपने स्क्रिप्ट डाली है और अपने होस्ट फाइल में जाके डिफाइन कर दिया सर्वर के एड्रेस, तो वहां पे जाके वो अपना काम करती है ना। यस, करेक्ट। हम्म। एंड और थोड़ा एक्सपोजर एडब्ल्यूएस पे है, लाइक तो अभी फॉर आपकी इंस्टेंस प्रोफाइल क्या है, अभी आपकी प्रोफाइल क्या है? सीनियर सिस्टम इंजीनियर। तो अभी आप एनसिबल, लाइनेक्स और थोड़ा बहुत AWS में काम करते हो, है ना? यस सर, बट मुझे डेवऑप्स में जाना है हम्म। टू प्रोग्रेस फर्दर, सो उसके लिए टूल जाना जरूरी है, and उतना एक्सपोजर यहाँ पे मिल नहीं रहा है उन चीजों पे। कोई बात नहीं, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ें, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो आपको ये सब जी। पता है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये सब चीज़ें पता होगी ना? यस सर। तो और लिनक्स का आइडिया ही है आपको ना ऑलरेडी? यस सर। ठीक यस। है, तो अपन डेवऑप्स की तरफ ही चलते हैं ना। ओके। देखो, अगर जो मतलब मैं जो कोर्स कराता हूँ ना डेवऑप्स का, उसमें मैं कोई भी एक क्लाउड ऐड करता हूँ एज पर कैंडिडेट रिक्वायरमेंट, चाहे वो आप AWS ले सकते हो, एजोर ले सकते हो, या फिर GCP ले सकते हो, ठीक है? ओके। कोई भी एक क्लाउड आप चूज कर सकते हो, उसमें पढ़ सकते हो, उसमें आप मतलब मैं उसको आपको पूरा कंप्लीट ट्रेन कर दूंगा उस चीज़ में। लेकिन अगर मैं आपको AWS पढ़ा दिया तो आप ये मानो कि आपने तीनों क्लाउड पढ़ लिया, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक सेशन दूंगा जिसमें बताऊंगा कि क्या कंपैरिजन है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म सेम है, चाहे AWS हो, एजोर हो, GCP हो, ठीक है? हमें इंफ्रा क्रिएट करना होता है, हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे जाके हम इंफ्रा क्रिएट कर पाएं। तो कई लोग AWS चूज करते हैं, कई एजोर चूज करते हैं, कई GCP चूज करते हैं, ठीक है? उसमें कई सारे फैक्टर्स मतलब लोग देखते हैं, जैसे AWS में बहुत ही फिजिबल है AWS, ठीक है? और GCP अवेलेबिलिटी अच्छी प्रोवाइड करता है, एजोर सिक्योरिटी अच्छी प्रोवाइड करता है। तो एज पर रिक्वायरमेंट को देखते हुए लोग उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है? लेकिन क्लाउड्स तीनों ही सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई वेब सीरीज देखनी है, ठीक है? तो आप चाहो तो Amazon प्राइम में देख लो, आप चाहो तो डिज्नी हॉटस्टार में देख लो, या फिर आप नेटफ्लिक्स में देख लो। प्लेटफॉर्म सेम ही है ना? बट कंसोल अलग अलग होगा, नेटफ्लिक्स का कंसोल अलग होगा, उसमें ऑप्शंस अलग अलग होंगे। हॉटस्टार का कंसोल अलग होगा, उसके ऑप्शन अलग अलग होंगे। प्राइम का ऑप्शन अलग होगा, उसके ऑप्शन अलग अलग होंगे। तो ऐसे ऑप्शंस अलग अलग है, बट लेकिन प्लेटफॉर्म हमारा सेम है। हमें कुछ देखना है, वहां पे जाके देख। करेक्ट। वही चीज यहाँ पे करेक्ट। क्लाउड में भी मैटर करती है। आपके तीनों क्लाउड प्लेटफॉर्म क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्यूटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपको वर्चुअली मिल रही है। बट डिफरेंस क्या है कि तीनों के अंदर अपने अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग सर्विसेज हैं, अलग अलग नेम है, जिसकी वजह से वो मार्केट में चलते हैं और लोग एज पर रिक्वायरमेंट उसे यूज करते हैं, ठीक है? तो आप जैसे आपने बोला कि आप AWS के साइड जाओगे, ठीक है? तो अगर मैं AWS की बात करूं तो AWS अभी मार्केट का 45% कैप्चर किया हुआ है, ठीक है? 45% कंपनी वर्ल्ड की AWS क्लाउड यूज करती है। बाकी जो रेस्ट है वो एजोर, GCP और भी कई सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, जैसे अलीबाबा है, सेल्स फोर्स है, ठीक है? और ओरेकल है, कई सारे ऐसे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, उनको लोग यूज करते हैं। बट 45% अभी AWS के पास है। क्यों, रीजन क्यों, वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि AWS जो है ना, वो फर्स्ट मूवर है। मतलब क्लाउड कंप्यूटर कंप्यूटिंग की सर्विस जब स्टार्ट हुई थी तो AWS पहले इनिशिएट किया था इस चीज को, कि मैं पहले ही काम करूंगा, फिर लोगों ने उसे देख के मार्केट में आए, ठीक है? तो आपने AWS चूज किया है, तो मैं AWS अभी आगे और भी चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो मैं आपके डेवऑप्स टूल में AWS ऐड करता हूँ, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज, AWS में जो भी काम होता है ना, जैसे मुझे मान लो एक मशीन भी क्रिएट करनी है ना, तो आजकल कंपनी मैनुअल क्रिएट नहीं करती। क्यों नहीं क्रिएट करती?
क्योंकि कंपनी के पास, कंपनी देखो कंपनी क्या करती है, कंपनी ना एक मेथड पे काम करती है जिसे हम लोग बोलते हैं एजाइल मेथड। आपको पता होगा एजाइल के बारे में, पता है एजाइल के बारे में? आप अगर आप बोल रहे हो तो नहीं नहीं, सॉरी मैम। यस सर। एजाइल का मतलब होता है, मैं अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं, कॉस्ट इफेक्टिव टाइम मैनेजिंग ऑन टाइम डिलीवरी सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कंपनी ऐसे प्लानिंग करे, ऐसे सेटअप बनाए, ऐसे सिस्टम डिजाइन करे कि इसमें टाइम भी कम लगे, पैसा भी कम लगे, और ऑन टाइम डिलीवरी मिल सके क्लाइंट को जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं एजाइल मेथड, है ना। तो अगर मैं किसी क्लाउड में बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एडब्ल्यूएस की बात ले लो, अगर आपको एडब्ल्यूएस में कुछ क्रिएट करना है ना, जैसे एक मशीन भी क्रिएट करनी है, तो अगर मैं अभी लर्निंग पीरियड में हूँ तो मैं जाके सिंपली कंसोल लॉगिन करूंगा, मशीन क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, लेकिन कंपनी चाहती है कि आप वो मशीन मैनुअली क्रिएट ना करो, आप उसको ऑटोमेट करो। ठीक है, तो ऑटोमेशन के लोग क्या करते हैं, उसके लिए लोग एक टूल मार्केट में आया है, आईएसी टूल। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल, जिसको लोग टेराफॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो इंफ्रा क्रिएट करने के लिए लोग क्या करते हैं, टेराफॉर्म यूज करते हैं। मतलब जो इंफ्रा आप एडब्ल्यूएस में क्रिएट करते हो या किसी भी क्लाउड में क्रिएट करते हो, लेकिन अगर आप मैनुअली काम कर रहे हो, उसको अगर आपको ऑटोमेट करना हो, तो आप टेराफॉर्म यूज करोगे। ठीक है, कई लोग ये भी कहते हैं कि टेराफॉर्म क्यों यूज करना, हमारे पास एनसिबल है, एनसिबल भी वो काम कर देगा। ठीक है, लेकिन आप एनसिबल में काम करते हो, आपको एक चीज बता दूं मैं, एनसिबल मार्केट में आया था कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल के रूप में, ऑटोमेशन टूल के रूप में, है ना। जैसे मान लो मेरे पास एक अपाचे का सॉफ्टवेयर है, वो मुझे 50 वीएम पे इंस्टॉल करना है। अगर मैनुअली करूंगा तो हो सकता है मुझे 10 दिन लग जाए, लेकिन अगर मैं एनसिबल यूज करूँ तो वही काम मैं एक दिन में कर सकता हूँ। इसलिए एनसिबल मार्केट में आया था। ठीक है, मतलब सर्वर में होने वाला कोई भी टास्क, पैचिंग, अपडेटिंग, ऑटोमेशन, कुछ भी करना हो, आप एनसिबल से कर सकते हो, इसके लिए मार्केट में आया था। ठीक है, लेकिन जब एनसिबल को रेड हैट ने अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद रेड हैट के डेवलपर ने उसमें काम किया और उसको उस लायक बनाया कि अब एनसिबल को यूज करके आप और भी काम कर सकते हो, इंफ्रा भी बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए लोग उसे यूज करते हैं, लेकिन इंफ्रा को ऑटोमेट करने के लिए टेराफॉर्म बेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आजकल जो कंपनीज है ना, वो अपने सर्विसेज को डिप्लॉय करती है माइक्रो सर्विसेज में। अपनी जो भी एप्लीकेशन, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर है, उसको डिप्लॉय करती है माइक्रो सर्विसेज में। ठीक है, और माइक्रो सर्विसेज में सबसे अच्छा डिप्लॉयमेंट जोन जो है, सबसे अच्छा जो लैंडिंग जोन है, वो है कंटेनराइजेशन। ठीक है, और जिसके लिए लोग यूज करते हैं डॉकर। ठीक है, अब डॉकर में क्या होता है, अगर आपको थोड़ा बेसिक पता हो कि डॉकर में क्या होता है, हम लोग एक कंटेनर क्रिएट करते हैं। कंटेनर मतलब एक छोटा सा मशीन का हिस्सा। ठीक है, उस हिस्से में आप अपने एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दोगे। और वो छोटा सा हिस्सा हम लोग किस लिए क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि एक एप्लीकेशन को, एक कोड को डिप्लॉय करने के लिए हमें कुछ स्पेस ही चाहिए होता है, जैसे 2 GB स्पेस चाहिए, तो 2 GB का कंटेनर बनाओ और अपना काम कर जाओ। ठीक है, लेकिन पहले हम क्या करते थे, पहले हम बनाएंगे 20-30 GB की मशीन। ठीक है, उसके बाद वहां डिप्लॉय करेंगे कोड। अब कोड तो 2 GB में काम चला लिया अपना, लेकिन 28 GB क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। और मैंने क्या बोला, कंपनी काम करती है अजाइल मेथड पे, तो उनको चाहिए कि भाई कॉस्ट बचे, टाइम बचे, सब कुछ बचे। ठीक है, तो वो कहाँ जाती है, वो कंटेनर की तरफ जाती है। वहां पे क्या होता है, अगर आपका 2 GB का कोड है, तो आप 5 GB का कंटेनर बना लो, 2 GB का कोड कंटेनर में डिप्लॉय कर दो, कंटेनर आपका काम कर देगा। ठीक है, लेकिन उस कंटेनर को मैनेज भी करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक EC2 इंस्टेंस बनाया या फिर एक VM बनाई, यहाँ पे आपने कोड डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, अब इस मशीन की आपको हायर अवेलेबिलिटी चाहिए, तो आप क्या करोगे, 2-3 मशीन और ऐड कर दोगे। ठीक है, ऑटो स्कैनिंग लगा दोगे, लोड बैलेंसर ऐड कर दोगे, मल्टीपल चीज कर दोगे, उसके लिए सर्विस आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी आपकी जो सर्विस, आपका जो साइट, आपका जो एप्लीकेशन चल रहा है, वो किसी मशीन पे नहीं चल रहा है यार, वो चल रहा है कंटेनर पे, मतलब मशीन के अंदर एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे बना है, वहां पे चल रहा है। तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे, उसका लोड बैलेंसर कैसे लगाओगे, उसको ऑटो स्केलिंग कैसे करोगे। तो उसके लिए क्या होता है, उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास सिस्टम मार्केट पे चलता है। ठीक है, और उस सिस्टम को आजकल लोग कहते हैं कुबरनेटिस। तो कुबरनेटिस क्या है, कुबरनेटिस एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम है। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब होता है मैनेज करना। ठीक है, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, कुबरनेटिस पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है आपको सनी, कोई डाउट तो नहीं है अभी? नहीं, समझ में आ रही है। ठीक है, यस। हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये चीजें चलने लगी, तो लोगों के दिमाग में और भी चीजें आने लगी कि भाई, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ये मेरे डेवलपर बैठे हुए हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने, जैसे मान लो हम, ये डेवलपर एक कंपनी में काम करते हैं, उसका नाम एचसीएल है, और एचसीएल के लिए, एचसीएल में क्लाइंट है नेटफ्लिक्स, उसके लिए ये वेबसाइट वगैरह रेडी कर रहे हैं। डेवलपर ने क्या किया, अपना कोडिंग वाला पार्ट पूरा कर दिया, और पूरा करने के बाद अपने कोड को, क्योंकि अभी कोड 2 अलग अलग सिस्टम में है, उसको सेंट्रलाइज करने के लिए उसने क्या किया, एक गिटहब का अकाउंट क्रिएट किया, या फिर कोई भी रेपो बनाई, कहीं पे भी कोई भी सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल यूज कर लिया,
और वहां पे अपने कोड को पुश कर दिया। अब कोड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब ये कोड है, और मान लो वो चूज करते हैं कि हम अपना जो इंफ्रा बनाएंगे, जो इन्वायरमेंट बनाएंगे जहाँ पे कोड डिप्लॉय होगा, वो क्लाउड का होगा, ये क्लाउड का इन्वायरमेंट बन गया, ठीक है। उसके बाद कंपनी में क्या होता है ना, कंपनी एक प्रोसेस फॉलो करती है कि जो कोड डेवलपर ने पुश किया है पहले उसे टेस्ट करो, ठीक है। और टेस्ट करने में क्या होता है, कोड के कई सारे हिस्से हो जाते हैं टेस्ट करते समय, ठीक है। तो टेस्ट करने के बाद क्या करो, कोड को बिल्ड करो। बिल्ड करने से क्या होगा, कोड का ना एक आर्टिफैक्ट बनेगा। आर्टिफैक्ट का मतलब होता है काइंड ऑफ जिप फाइल बनेगी, है ना। और उस जिप फाइल को आप उठा के कहाँ डिप्लॉय करो, अपने क्लाउड में मशीन कंटेनर जो भी बनाया वहां डिप्लॉय करो, ठीक है। तो पहली बार तो आप कर दोगे, लेकिन 5 दिन बाद अपना क्लाइंट बोलता है कि भाई मुझे कुछ और चेंजेस चाहिए, तो फिर दोबारा डेवलपर चेंजेस करेगा, दोबारा पुश करेगा, दोबारा वही मैनुअल करोगे। तो इसीलिए लोग क्या कहते हैं कि भाई कोई ऐसा मेथड हम डाल दें बीच में जो ऑटोमेट कर दे इस प्रोसेस को, कि ऑटोमेटिकली कोड जब डेवलपर पुश करे तो ऑटोमेटिक कोड पिक हो जाए, ठीक है, ऑटोमेटिक टेस्ट हो जाए, ऑटोमेटिक स्टेप्स फॉलो हो जाए, ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो जाए। तो उसके लिए लोग एक नया टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं CI/CD, ठीक है। सीआई का मतलब होता है कंटिन्यू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब जितने भी टूल मेरे चल रहे हैं, गिटहब है, लैपटॉप हैं डेवलपर्स के, क्लाउड इन्वायरमेंट है, जो भी चीज चल रहे हैं, सब कुछ एक सिंगल प्लेस से इंटीग्रेट कर दूं मैं, ठीक है। और CD का मतलब है डिप्लॉय करना। अब जब कंटिन्यू इंटीग्रेट हो गया, तो जब मैं, और यहाँ पे CI में हम क्या करते हैं, हम लोग ना स्टेप्स लिखते हैं, कोड लिखते हैं कि भाई मेरा ऑटोमेटिक कोड टेस्ट हो, उसके बाद यहाँ से पिक हो, यहाँ से बिल्ड हो, यहाँ डिप्लॉय हो, वो लिख दिए, ठीक है। और जब ये पूरा प्रोसेस जब चलेगा तो ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट होते रहेगी। तो डिप्लॉयमेंट भी कंटिन्यू होती रहती है, कुछ भी नया आया, हमने वो CI वाला कोड रन किया, ऑटोमेटिक कोड पिक हुआ, डिप्लॉय हो गया, उसको बोलते हैं कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट। तो ये CI/CD है, ठीक है। उसके लिए भी कई सारे टूल्स मार्केट में आए हुए हैं। जेनकिंस हमारे पास है, बैम्बू हमारे पास है, सर्कल CI हमारे पास है, गिट लैब है, गिटहब एक्शन है, एजूर पाइपलाइन है, कोड पाइपलाइन AWS का है, क्लाउड पाइपलाइन GCP का है, कई सारी चीजें हैं। तो कोई भी आपको एक CI टूल सीखना पड़ता है, ठीक है। एक ये चीज हो गई। उसके बाद क्या होता है कि आपने जब ये चीज सीख ली ना, उसके बाद क्या होता है कि आपने जो भी कंपोनेंट्स लगाए हैं, चाहे आप टेराफॉर्म लगाए, क्लाउड लगाए, कंटेनर लगाए, कुबरनेटिस लगाए, जेनकिंस कुछ भी लगाया, अब हर चीज को आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि सब कुछ मेरा प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले लोग ना मॉनिटरिंग करते थे एक मैनुअल सिस्टम में, उसको हम लोग बोलते थे नेगियो सेटअप। नेगियो सुना आपने कभी, नेगियोस? ये सब मॉनिटरिंग टूल है। हाँ, मॉनिटरिंग टूल है, और कई कंपनी आज भी यूज करती है जो ऑन प्रेम में काम करती है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास ओपन सोर्स कई भी एडवांस टूल्स आ चुके हैं। जैसे डायनाट्रेस है, ठीक है, नेट डेटा है, ठीक है, और हमारे पास एक ग्राफाना है, ठीक है। और अगर आपको इनसाइट्स वगैरह भी चाहिए एक सर्वर्स के क्लस्टर्स के, तो आप प्रोमीथियस भी यूज करते हैं। तो ऐसे कई सारे टूल्स हमारे पास है जिसको लोग यूज करते हैं मॉनिटरिंग के लिए। तो आपको इनका भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है, ये एक चीज है। उसके बाद लोग कहते हैं कि भाई अब हर चीज का लॉग्स भी बनेगा, अब मेरे सर्वर चलेंगे उनका लॉग्स बनेगा, है ना। और लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैटर करता है आपकी कंपनी में। तो अगर मान लो कभी कुछ होता है ना, ब्रीच वगैरह होता है, कुछ प्रॉब्लम आई, तो लोग लॉग्स चेक करते हैं। तो कंपनी चाहती है कि लॉग भी एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे हो। तो उसके लिए लोग चाहते हैं कि भाई हमारे पास लॉग्स के लिए हमारे पास होना चाहिए स्प्लंक वगैरह, ठीक है, या फिर किबाना वगैरह। ऐसे टूल्स मार्केट में, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। वैसे मल्टीपल टूल्स हमारे पास है जो आपको सीखना पड़ता है, ठीक है। और इन टूल्स को जब आप पढ़ लेते हो, जब आपके अंदर ये सारे टूल्स आ जाते हैं, फिर आप कहलाते हो एक डेवऑप्स इंजीनियर। और DevOps कोई कोर्स नहीं है मेरे दोस्त। डेवऑप्स कोई टूल नहीं है, कोई कोर्स नहीं है। देखो डेवऑप्स क्या है, 2014 में एक कंपनी है जर्मनी की जिसका नाम था मॉली टेक्नोलॉजी। वैसे ये कंपनी एम्स्टर्डम बेस्ड है, नेदरलैंड बेस्ड है, लेकिन जर्मनी में हेड ऑफिस है, ठीक है। कंपनी का नाम है मॉली टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इस कंपनी में ना पहले क्या था, हर चीज के लिए एक डिफरेंट डिफरेंट टीम मेंबर थे। एनसिबल के लिए एनसिबल इंजीनियर था, जेनकिंस के लिए ऑटोमेशन इंजीनियर था, ठीक है, क्लाउड के लिए AWS इंजीनियर था, ठीक है, मॉनिटरिंग के लिए मॉनिटरिंग वाली टीम थी, हर चीज की अलग अलग टीम थी इनके पास। तो उन्होंने सोचा कि भाई मल्टीपल टीम्स मेंबर काम कर रहे हैं, मल्टीपल लोगों को सैलरी देनी पड़ रही है, मल्टीपल काम करना पड़ रहा है, कुछ ऐसा करते हैं कि एक ही बंदा है वो सारा काम कर ले, ठीक है। वो मार्केट में क्या करे, हायरिंग निकाल दिए कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जिसे ये पता हो कि मेरा जो डेवलपर है वो कोड किस लैंग्वेज में किया, ठीक है, कोड की नॉलेज होनी चाहिए। कोड नॉलेज मतलब ये नहीं कि उसको कोडिंग करते आनी चाहिए, नॉलेज मतलब कि मेरा कोड पाइथन, मेरा डेवलपर पाइथन में कोड किया है तो पाइथन की क्या डिपेंडेंसी होती है सब पता होना चाहिए, ठीक है, कोड की नॉलेज हो। उसके बाद कोड कहाँ रखना है इसके पता हो चाहिए, गिटहब में रखे कहाँ रखे उसका पता होना चाहिए, ठीक है, कोड कैसे रखते हैं कैसे पुश करते हैं उसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैसे क्लाउड में इंफ्रा बनता है उसका आइडिया होना चाहिए, कैसे टेराफॉर्म से बनता है उसका आइडिया होना चाहिए, ऑटोमेशन कैसे करते हैं उसका आइडिया होना चाहिए, कैसे पाइपलाइन बनाते हैं उसका आइडिया होना चाहिए, मतलब एक ऐसा बंदा चाहिए जो सारा काम कर सके, उसका सबका आइडिया रखता हो। तो 4-5 बंदे इन्होंने हायर कर लिए।
लेकिन जब एचआर बना रही थी ना इनका ऑफर लेटर, तो क्या सोची कि भाई नाम क्या दूँ इसको। इसको तो ये भी पता है कि कोड किस लैंग्वेज में है, इसको मॉनिटरिंग भी आती है, इसको सब कुछ आता है, इसको इंफ्राक्रेट करते भी आता है, तो नाम क्या दूँ। तो एचआर ने क्या किया, डेवलपमेंट से डेव ले लिया और ऑपरेशन से ऑप्स ले लिया। ऑपरेशन क्या होता है, जब डेवलपर एक कोड करके किसी गिटहब में पुश करता है ना, उसके बाद जो आप काम करते हो, टेस्टिंग करना, उसको बिल्ड करना, डिप्लॉय करना, वो पूरा ऑपरेशन होता है। तो उससे उसने ऑप्स ले लिया और क्या बना दिया, डेवऑप्स। तो डेवऑप्स वहां से शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पूरी कंपनी और आज पूरा दुनिया डेवऑप्स डेवऑप्स करता है। ठीक है, तो ये डेवऑप्स। तो डेवऑप्स का मतलब क्या होता है, डेवऑप्स का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जिसे ये पता हो कि मैं डेवलपर ने किस लैंग्वेज में कोडिंग करी है। ठीक है, अगर वो कोड लैंग्वेज पाइथन की, तो पाइथन की क्या डिपेंडेंसी होगी जो मुझे सर्वर में इंस्टॉल करनी पड़ेगी कोड डिप्लॉय करने के लिए। उसके बाद कोड को मैं कैसे बिल्ड करूं, कैसे टेस्ट करूं, कैसे कम से कम रिसोर्स लगाऊं, कैसे कम से कम पैसा बचाऊं, वो सब आपको पता होना चाहिए। वो क्या होता है, डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है, तो आपको वही सीखना है, ऐसा नहीं, आपको वही चीज गैदर करनी, वही नॉलेज लेनी, तब जाके आप एक डेवऑप्स इंजीनियर कहला पाओगे। समझ में आई ये चीज जो मैंने बताया आपको। यस सर, हम्म। समझ में आ गई। और अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप क्लाउड की बात करते हो, तो जैसे मैंने बोला क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना। देखो, ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, कंप्यूटिंग एक अलग चीज होगी, क्लाउड एक अलग चीज होगी, दोनों समझते हैं पहले। ठीक है, देखो, क्लाउड से पहले समझते हैं कंप्यूटिंग। ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है आज का लेटेस्ट कंप्यूटिंग मॉड्यूल है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले भी हमारे पास चार कंप्यूटिंग मॉड्यूल थे, तीन कंप्यूटिंग मॉड्यूल इसके पहले भी थे। ठीक है, नहीं नहीं, चार थे, सॉरी। कौन कौन से थे बताता हूँ मैं, देखो। हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले चार कंप्यूटिंग मॉड्यूल्स थे। पहले ये समझो कंप्यूटर कंप्यूटिंग क्या होता है, पहले समझते हैं कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना। अब इस डिवाइस के अंदर आप जो भी काम करते हो, कोई गेम खेल रहे हो, कोई सर्विस ले रहे हो, कुछ अपलोड कर रहे हो, कुछ डाउनलोड कर रहे हो, वो क्या है, कंप्यूटिंग कर रहे हो आप, उसमें सर्विस ले रहे हो, उसको बोलते हैं कंप्यूटिंग। ठीक है, तो कंप्यूटिंग के मल्टीपल कंप्यूटिंग मॉडल्स थे जो मार्केट में आए, जब कंप्यूटर मार्केट में आया तब सबसे पहले जो आया था वो था डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। ठीक है, अब डेस्कटॉप कंप्यूटिंग क्या होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लो एक कंप्यूटर आपके पास रखा हुआ है। ठीक है, और इस कंप्यूटर का अगर आपको सर्विस चाहिए तो आपको इसके सामने बैठना पड़ेगा, तब जाके आप सर्विस ले पाओगे कंप्यूटर की, वरना ले नहीं पाओगे। ये कब था, जब कंप्यूटर हमारे पास बहुत पहले जब मार्केट में आया था, तब 30-40 साल पहले, तब हमारे पास ये फर्स्ट कंप्यूटिंग मॉडल मार्केट में आया, डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। ठीक है, लेकिन इसमें ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक क्या था, अगर मान लो ये कंप्यूटर है, वो मेरे पास तीन दोस्त मेरे बैठे हुए हैं, इसमें मैं एक गेम खेल रहा हूँ। ये बोलते हैं कि हम दोनों भी आज तेरे साथ ये गेम खेलेंगे, जैसे PS5 खेलते हैं हम लोग, PS5 PS3। क्या करते हैं, एक सिस्टम, एक लैपटॉप में लगा दिया, एक कंप्यूटर में लगा दिया, और तीन बंदे खेल रहे हैं मिलकर, है ना। तो कैसे खेल पाते हैं, यस सर। हम उठाते हैं एक वायर, और वो वायर इस कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, आपको पता होगा ये चीज, है ना। उसके बाद ही फिर ये इस कंप्यूटर से तीन लोग सर्विस ले पाते हैं, है ना। तो जो सर्विस ले रहा है वो कहलाता है क्या, वो कहलाता है क्लाइंट। और जो सर्विस दे रहा है वो क्या कहलाता है, सर्वर। इसलिए सेकंड कंप्यूटिंग मॉडल मार्केट में आया था, वो था क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। क्या नाम था उसका। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। इस कंप्यूटिंग मॉडल में क्या होता है कि एक कंप्यूटर से मल्टीपल लोग सर्विस ले सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लैन वगैरह से लेकर मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके काम हो पाता है ना। जैसे अगर आप कभी जाओगे ना बैंक वगैरह में, तो देखोगे बैंक में एक सर्वर रूम होगा, उस सर्वर रूम से कुछ तारें खींच के आती हैं जो मल्टीपल सिस्टम में लगी होती हैं, है ना। वो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग हो रही होती है वहाँ पे। वहाँ पे क्या होता है, सिस्टम आपका एक ही होता है, लेकिन मल्टीपल लोगों को सर्विस दे रहा होता है, मल्टीपल सिस्टम सर्विस दे रहा होता है। जो सर्विस देता है वो सर्वर, जो लेता है वो क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। लेकिन इसमें भी ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक क्या था, मेरे पास तीन क्लाइंट है, या अकेला सिस्टम अलग, जैसे मान लो मैं, आप और हमारा एक दोस्त, हम तीन मिलकर PS5 खेल रहे हैं एक सिस्टम में। तीन बंदे और हमारे दोस्त आते हैं, बोलते हैं हम भी खेलेंगे, लेकिन इस सिस्टम से तीन तीन ही खेल सकते हैं, अगला तीन तो खेल नहीं पाएगा, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, एक और सिस्टम लगाना पड़ेगा। और जो गेम मैं यहाँ खेल रहा हूँ वही गेम यहाँ डालनी पड़ेगी, और फिर तीन बंदे मिलकर इस सिस्टम से भी खेल पाएंगे। खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब मेरा एक सर्वर काम नहीं कर रहा है, एक चीज काम नहीं कर रही है मेरे क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए, दो चीज काम कर रही है, लेकिन सेम काम सेम ही कर रही है, सेम गेम ही प्ले कर रहे हैं, है ना। तो जब दो या दो से अधिक चीज साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कि वो ग्रुप में काम कर रहे हैं, समूह में काम कर रहे हैं, है ना। तो समूह को ही हम लोग IT टर्म में कहते हैं क्लस्टर। तो सेकंड थर्ड कंप्यूटिंग मॉडल मार्केट में था, वो था क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्या था, क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर कंप्यूटिंग। वहां पे क्या होता है, दो या दो से अधिक चीज साथ में काम करती है। ठीक है, अब मान लो जो मेरा क्लस्टर कंप्यूटिंग का सेटअप था वो इंडिया में लगा हुआ है, इंडिया में मेरा सेटअप लगा हुआ है। अब जो मेरे कस्टमर है वो US अमेरिका में बैठे हुए हैं।
एक यूएस में है, एक हो सकता है एक ऑस्ट्रेलिया में, एक यूरोप में, मल्टीपल जगह बैठे हुए हैं, है ना। अगर मान लो मेरा इंडिया वाला सेटअप डूब गया या कुछ डिजास्टर हो गया तो क्या होगा, मेरे को कस्टमर भी रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा, उनको भी नहीं मिलेगा, तो प्रॉब्लम करेंगे। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अगर कभी इंडिया वाला चीज डाउन हो तो मेरे दूसरे रीजन से, दूसरे लोकेशन से लोगों को रिस्पॉन्ड मिलता रहे। तो हम क्या करेंगे, हम अमेरिका जाएंगे वहां एक सेटअप लगाएंगे, हम सिंगापुर जाएंगे वहां सेटअप लगाएंगे, हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे वहां सेटअप लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमने अपने सेटअप को मल्टीपल लोकेशन पे कर दिया, मतलब ग्रिड कर दिया। ग्रिड मतलब फैला हुआ है, एक जगह पे नहीं है। ठीक है। इसलिए फोर्थ कंप्यूटिंग मॉडल मार्केट में आया था, वो क्या था, ग्रिड कंप्यूटिंग। मेरा सेटअप एक जगह पे नहीं है, मल्टीपल जगह पे। ठीक है। लेकिन इसमें भी एक ड्रॉबैक था यार। वो ड्रॉबैक क्या था कि अगर मुझे मान लो अमेरिका में सेटअप लगाना है तो मुझे अमेरिका टीम लेके जानी पड़ेगी, वहां बिल्डिंग खरीदना पड़ेगा, वहां हार्डवेयर वगैरह खरीदना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, पैसा लगेगा। तो भी एक ड्रॉबैक था, एक प्रॉब्लम था, है ना। तो उस प्रॉब्लम से भी हमें छुटकारा मिलने के लिए आज के टाइम पे जो चल रहा है कंप्यूटिंग मॉडल, क्लाउड कंप्यूटिंग, वो आया। अब वो क्या करता है, उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आप कंप्यूटिंग की सर्विस को, अगर आपको, आपका सेटअप इंडिया में है, अगर यूएस लगाना है तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप क्लाउड में आपको ऑप्शन मिलता है लोकेशन चेंज करके, लोकेशन चेंज करो, सेटअप लगा दो। ठीक है, तो ये बेनिफिट है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। और इसका नाम क्लाउड क्यों दिया गया, जिस तरीके से बादल को आप कहीं से भी ले सकते हो, घर, जंगल, नदी, समुद्र, कहीं से भी, वैसे ही कंप्यूटिंग सर्विस आप कहीं से भी ले सकते हो, चाहे आप इंडिया में हो, अमेरिका में हो, जंगल में हो, कहीं पे भी। इसलिए से क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी जो मैंने बताई, Yes, sir. है ना। तो यही चीज है। और जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या बोलते हैं सनी, तो हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारे टूल्स कवर करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि हमने AWS क्लाउड कवर करेंगे। ठीक है। साथ में AWS प्रोफेशनल्स के कुछ सर्विसेज, जैसे कोड कमिट, कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय, ये सारी चीजें वो सब कवर करेंगे। ठीक है। जेनकिंस कवर करेंगे, डॉकर कवर करेंगे। ठीक है। और कुबरनीस कवर करेंगे। ऐसे कई सारी चीज कवर करेंगे। ठीक है। तो ये सब हमें कवर करना है, ये सब हमें पढ़ना है। तो आप बताना कब से आप रेडी हो, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, है ना। Okay. सर आप ऐसे 1-to-1 बैच में लेंगे कि ना, मुझे कोई बैच में नहीं नहीं नहीं, 1-to-1, मैं और आप बस। यहाँ पे आ जा। 2 वाले मेरा